हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि जो आपके सेमेस्टर 4 की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसके यूनिट नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए पर जो आपका यहाँ पर लेसन दे रखा है, आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद। तो यहाँ हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद के बारे में सारी की सारी जानकारी। तो चलिए देरी ना करते हुए सेमेस्टर 4 के जो अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं उन सब की तैयारी कराने का जिम्मा हमने उठा लिया है और जल्द से जल्द आपको सारी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले अध्याय से। तो यूनिट नंबर 1 में जो हमारा सबसे पहला अध्याय है वो है आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आदर्शवाद और यथार्थवाद वर्ड क्या है। तो इससे पहले हम यहाँ पर सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं और उसके बाद वीडियो के अंदर हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो इसके इंट्रो में क्या बताया गया है देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अनुशासन का उद्देश्य राज्य और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बीच के संबंधों का अध्ययन करना है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो अनुशासन का उद्देश्य जो है, डिसिप्लिन का जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो राज्य है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, या कि वो सरकारी हो या फिर गैर सरकारी हो, इनके बीच के संबंधों का जो अध्ययन करना है, इसी को हम क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अनुशासन का उद्देश्य, जो कि राज्यों के साथ साथ उनके मानकों को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्यों के व्यवहारों को भी निर्देशित किया जाता रहा है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास को महान विवादों की एक श्रृंखला के साथ भी जोड़कर देखा जा सकता है। अब महान विवादों का मतलब, विवाद का मतलब क्या, डिस्प्यूट्स, यानी कि जितने भी अभी तक विवाद हुए हैं उसकी एक बहुत बड़ी श्रृंखला के रूप में भी देखा जा सकता है। इस विषय का अध्ययन जो है अलग अलग सैद्धांतिक दृष्टिकोणों का प्रयोग करते हुए भी किया जाता है। इस विषय के अंतर्गत 3 महान विवादों की उपस्थिति पर आम सहमति देखने को मिलती है। अब वो 3 महान विवाद कौन कौन से हैं तो देखते हैं। यहाँ पर ये 3 महान विवाद उन बौद्धिक परिवर्तनों का उन परिवर्तनों पर प्रकाश डालते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय के अंतर्गत समय के साथ साथ होते रहे हैं। तो समय के साथ साथ जो भी इसमें विवाद हुए हैं उन विवादों की बात यहाँ पर की गई है। तो अब इसमें जो इंट्रो आपने पढ़ा उसके बाद हम थोड़ी सी लाइनें और पढ़ते हैं कि 1930 के दशक के अंत में, 1940 के दशक के प्रारंभ में आदर्शवाद, जिसको हम कल्पना लोकवाद भी कहते हैं, और यथार्थवाद, जिसको हम रियलिज्म भी कहते हैं, इनके बीच में पहला विवाद हुआ था। अब वो विवाद क्या था, तो सबसे पहले आदर्शवाद शब्द का जो प्रयोग है वो विद्वानों के उन जनसमूह के लिए किया जाता था जिन्होंने केवल चीजों को सुधारने की पहलुओं पर ही बल दिया था। जिन्होंने भी चीजों को सुधारने के पहलुओं पर बल दिया था उनके लिए एक वर्ड यूज हुआ आदर्शवाद, ठीक है। और वहीं इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में वास्तविकता को नजरअंदाज करने के लिए दोषी भी ठहराया जाता है। ये माना जाता है कि जो आदर्शवादी मानकीय है, जो कि आदर्शवादी मानकीय है, वो विचारों को काफी प्राथमिकता देते थे। इन मानकीय विचारकों में आदर्श दुनिया को कैसा होना चाहिए जैसे प्रश्न पर विचार किया जाता था कि जो आदर्श दुनिया है वो कैसी होनी चाहिए। वहीं अगर हम यथार्थवाद की बात करें, यथार्थवाद का मतलब क्या होता है, रियलिज्म, यानी कि रियल की बात की जाती है ना, जो वास्तव में है। उन विद्वानों को माना जाता है कि जिन्होंने कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति के प्रचलित अवधारणा को नजरअंदाज करने को लेकर आदर्शवादियों को चुनौती दी थी। और यथार्थवाद वैसे दुनिया पर बल देते थे जैसा कि ये वास्तव में है, ठीक है। वास्तव यानी कि रियलिटी, जिसकी हम बात करें रियलिज्म, तो वही हमारा आदर्शवाद। तो ये तो हुआ हमारा इसका एक इंट्रो। अब जो इसका इतिहास रहा है वो क्या है और इससे जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं कि आदर्शवाद से और यथार्थवाद से किस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो पहले हम इस लेसन को अच्छी तरीके से कवर कर लेते हैं। इसकी हिस्ट्री जानते हैं, इसका इतिहास क्या है। तो आदिवासी जीवन शैली के प्रारंभ से ही हम राजनीतिक संगठनों के उपस्थिति को देख सकते हैं। हालांकि वर्तमान में जो भी आधुनिक राज्य का स्वरूप है, आज वास्तव में जो भी आधुनिक राज्य जो बनकर सामने आ रहा है, उसकी जो उत्पत्ति है वो 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही आधुनिक यूरोप में हुई थी। यानी कि जो आज वर्तमान के अंदर एट प्रेजेंट जो आधुनिक राज्य बताए गए हैं, इनकी जो उत्पत्ति है वो 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में आधुनिक यूरोप में हुई थी। और वहीं अगर हम बात करें कि आधुनिक राष्ट्र राज्य के बीच की विचारों की उत्पत्ति को हम जो है 30 वर्षों के बाद में, यानी कि 30 वर्षों के बाद में वेस्टफेलिया की संधि में देख सकते हैं। यानी कि वेस्टफेलिया की संधि हुई थी 1648 के अंदर। उसके बाद में जो है यहाँ पर आधुनिकवाद की जो बात की जा रही है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। यह 30 वर्षीय युद्ध रहा जो कि 1618 से लेकर 1648 तक के दौरान मध्य यूरोप में लड़ा गया था।
और हुआ क्या कि जो वेस्टफेलिया की जो संधि हुई थी उसमें दो ऐसी संधियों से मिलकर वो संधियां बनी थी जिन्होंने क्या करा, यूरोप के क्षेत्रों में शांति को बढ़ावा दिया था। यानी कि जो लड़ाइयाँ हुई, जो भी हुआ, अब जो 30 वर्षीय युद्ध चला, तो वेस्टफेलिया की जो संधि थी वो दो संधियों से मिलकर बनी थी जिन्होंने क्या करा, यूरोप के क्षेत्रों में शांति को बढ़ावा दिया। अब लेबनिज, रूसो, कांट और सिचलर जैसे जितने भी महान विद्वानों के अगर हम विचार बात करें तो वो उल्लेख करते हैं, जोचिम वेले यानी कि जो 2012 में वेस्टफेलिया की संधि के संदर्भ में कहते हैं कि ये संधि सार्वभौमिक शांति की दिशा में पहला कदम था। कि अगर हम बात करें सार्वभौमिक का मतलब तो सबके लिए, तो सबकी शांति की दिशा में सबसे पहला कदम यही जो है वेस्टफेलिया संधि थी। और इसके अतिरिक्त जब से इस संधि में ईसाई देशों के एकता के बजाय राष्ट्रीय राज्यों के बीच समानता और पृथकता पर बल दिया गया था, तब से ये संधि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो गई। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है कि जो वेस्टफोलिया था उसकी संधि हुई और उसके बाद बताया गया 30 वर्षीय युद्ध हुआ। 30 वर्षीय युद्ध के बाद में ये युद्ध जो है कहाँ पर लड़ा गया था, ये मध्य यूरोप में लड़ा गया था। दो संधियों से मिलकर यहाँ पर बात की गई थी जिसको यूरोप के क्षेत्रों में शांति को बढ़ावा देने के लिए बताया गया। और आगे जाकर ये भी कहा गया कि जो लेबनिज थे, रूसो था, कांट था, सिचलर था, इन विद्वानों ने जो है यहाँ पर उल्लेख भी किया कि भाई जो ये संधि थी ना वो सार्वभौमिक शांति की दिशा में पहला कदम थी। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। आगे अगर हम चलते हैं तो आगे यहाँ पर दिया गया है कि जो भाई आधुनिक राष्ट्रीय राज्य अपने साथ क्षेत्रीय संप्रभुता, जनसंख्या की उपस्थिति और अपने क्षेत्र के अंतर्गत हिंसा के वैधानिक प्रयोग करने का विचार लेकर चलते रहे। अब राजा और संप्रभुता को अपने क्षेत्र के नागरिकों पर सर्वोच्च, असीम और सतत शक्ति प्राप्त है। राजा या फिर संप्रभुता जो भी उसके ऊपर जो अपना शासन चला रहा है उसको अपने क्षेत्र के नागरिकों पर सबसे ज्यादा, ठीक है, असीम यानी कि कोई सीमा नहीं, लिमिटलेस, ठीक है, उसको शक्ति प्राप्त है। इसे लैटिन में मजिस्ट्रेट्स भी कहा जाता है। संप्रभुता के दो आयाम, अब यहाँ पर जो संप्रभुता है दो भागों में बांटी गई है। पहला इसमें इसका आयाम बताया गया आंतरिक संप्रभुता और दूसरी आपकी कौन सी है, बाहरी। अब ये आंतरिक और बाहरी क्या है ये देखते हैं। तो आंतरिक संप्रभुता का अर्थ क्या है कि राज्य को अपने क्षेत्र के अंतर्गत असीम सत्ता प्राप्त हो। असीम का मतलब बिल्कुल लिमिटलेस, जिसकी कोई लिमिट ही ना हो। और बाहरी संप्रभुता का अर्थ क्या है कि राज्य को अन्य राज्यों के साथ में समझौता करने का एकमात्र अधिकार होता है और इस दौरान कोई अन्य राज्य या प्राधिकार उस राज्य के सीमा के अंतर्गत किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये दो आयाम बताए गए किसके, संप्रभुता के, आंतरिक संप्रभुता और बाहरी संप्रभुता। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आगे चलते हैं। बात आती है कि यथार्थवादी विचार है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। यथार्थवादी विचार की उत्पत्ति कैसे हुई है, कब हुई है, क्यों हुई है, तो इसको जानने के लिए अब यहाँ पर आप देखते हैं कि राजनीतिक यथार्थवाद काफी पुराना सिद्धांत रहा है। यथार्थवाद की अगर हम बात करें रियलिज्म की, तो ये बहुत पुराना रहा है। चाणक्य रहे या फिर सुन जू रहे, थ्यूसिडाइड्स रहे, मैकियावेली रहे और थॉमस हॉब्स के, इनके लेखों में यथार्थवादी विचारों को देखा जा सकता है। यानी कि इन लोगों ने रियलिज्म के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा की है। यथार्थवाद के अंतर्गत भी अनेक तरह के दृष्टिकोण हैं, परंतु कुछ विषयों पर इनके बीच समान दृष्टिकोण भी देखने को मिलते हैं। अब इनके बीच में क्या है, बहुत तरीके के अलग अलग दृष्टिकोण है, यानी कि अलग अलग पर्सपेक्टिव है सबका। भाई चाणक्य अलग तरीके से देखता है, जो है मैकियावेली है वो अलग तरीके से देखते हैं, थॉमस हॉब्स जो है वो अलग तरीके से देखते हैं। तो अनेक तरह के दृष्टिकोण है, परंतु कुछ विषयों पर इनके बीच समान दृष्टिकोण भी देखने को मिलते हैं। परहैप्स यहाँ पर जो है कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जिन पर जो है 100% जो चीज चाणक्य सोचते हैं वही जो है सुनजू भी सोचते हैं, जो जो चीज जो है थॉमस हॉब्स सोचते हैं वही जो मैकियावेली भी सोचते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि कहीं कहीं पर इनके जो दृष्टिकोण के अंदर समानता देखी जा सकती है। सभी यथार्थवादी चिंतकों का मानना है कि मानव स्वभाव स्वार्थी होता है। मानव का जो स्वभाव है वो क्या है, स्वार्थी है, और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अराजक है, अर्थात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई एक प्राधिकार नहीं है। इसी कारण ये यथार्थवादी मानते हैं कि शक्ति और सुरक्षा को समस्त राजनीतिक जीवन में प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। शक्ति और सुरक्षा को क्या किया जाए, प्राथमिकता दी जाए। ठीक है, तो अब आगे वो क्या बोलते हैं कि यथार्थवादी विचार जो है वो बताते हैं 3S की बात करते हैं। वो 3S कौन कौन से हैं, यानी कि स्टैटिज्म, सर्वाइवल और सेल्फ हेल्प। अब ये तीनों है क्या, ये तीनों एक साथ देखा जाए, जोड़ा जा सकता है। तो उसमें बताया गया राज्यवाद यानी कि स्टैटिज्म, उत्तरजीविका यानी कि सर्वाइवल, और आत्म सहायता यानी कि सेल्फ हेल्प। ये तीन चीजें इसमें शामिल है। अब राज्यवाद का अर्थ क्या है। राज्यवाद जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राज्य प्रमुख अभिकर्ता है, इसलिए यथार्थवाद गैर राज्य अभिकर्ताओं जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन और अलकायदा
और अन्य आतंकवादी संगठनों को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। अब बताया गया है, तो देखते हैं हम यहाँ पर के राज्य जो इसमें बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य प्रमुख अभिकर्ता है। अभिकर्ता का मतलब क्या है? एजेंट है ना। एजेंट को क्या बोलते हैं? अभिकर्ता है। इसलिए यथार्थवाद गैर राज्य एजेंटों जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अलकायदा ऐसे अन्य आतंकवादी संगठनों को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, बल्कि यथार्थवादी ये भी कभी नहीं कहते हैं कि वे अन्य अभिकर्ता यानी कि अन्य एजेंटों का कोई अस्तित्व नहीं है। वो बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर जितने भी एक्स्ट्रा में जो एजेंट्स हैं उनका ज्यादा प्रभाव नहीं होता है, इसी कारण से अन्य एजेंट्सों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है। इसकी जो दूसरी अवधारणा है वो क्या कहती है? ठीक है, 3 अवधारणाएं बताई थी ना। तो पहली अवधारणा तो आपको ऊपर पता चल गई। दूसरी अवधारणा क्या है? उत्तरजीविका की, है ना। स्टेटिज्म की बताई थी हमने पहली। दूसरी हमारी कौन सी है? उत्तरजीविका की है, यानी कि जिसमें हमने सर्वाइवल के बारे में पढ़ा। अब इस अवधारणा के अंतर्गत संबंध में यथार्थवादियों का मानना क्या है कि मानव की तरह राज्य भी आत्म संरक्षण और उत्तरजीविका के प्राकृतिक नियम से निर्देशित होता है। राज्य अपनी सुरक्षा के प्रति सबसे ज्यादा चिंतित रहता है। अब हेनरी जो किसिंगर हैं वो कहते हैं कि निक्सन के शासनकाल के दौरान सभी अमेरिकी कूटनीतिक यथार्थवादी और राज्यों के सचिवों का मानना था कि उनके लिए उनके राष्ट्र की उत्तरजीविका ही सर्वप्रथम और सबसे प्रमुख जिम्मेदारी है। देखो, किसी भी राज्य के हम राजा की बात करें तो वहां की उत्तरजीविका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसको लेकर वे किसी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं थे और ना ही वे अपने राष्ट्र की उत्तरजीविका को किसी जोखिम में डालने के लिए तैयार थे। तो दूसरा हमारा क्या है? उत्तरजीविका। तो हमारे को पहला समझ में आया। पहला कौन सा था? हमारा स्टेटिज्म, यानी कि हमारा पहला जो है स्टेटिज्म था। स्टेटिज्म में हमने क्या पढ़ा? ये जो हमारा स्टेटिज्म था जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि भाई जो राज्यवाद है वो क्या है? राज्य के लिए यहाँ पर बोला गया कि दूसरों को नहीं, अपने एजेंटों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। दूसरा हमने पढ़ा, जिसमें हमने क्या पढ़ा? जिसमें पढ़ा उत्तरजीविका यानी कि सर्वाइवल। और उसके बाद में तीसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पर अंतिम अवधारणा जो है वो कौन सी है? सेल्फ हेल्प वाली, यानी कि आत्म सहायता। युद्ध की संभावना का अनुमान ही आत्म सहायता के विचार का निर्देशन सिद्धांत है। इसमें आपने सुना होगा, जिसे हम बोलते हैं ना क्या कहते हैं? शक्ति संतुलन कर लेना। ठीक है, एक शक्ति संतुलन मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। तो युद्ध की संभावना का अनुमान ही आत्म सहायता के विचार का निर्देशन सिद्धांत है। वो कहते हैं कि इस राजक व्यवस्था में आत्म सहायता सभी राज्यों के लिए आवश्यक सिद्धांत है। राज्यों के साथ असुरक्षा की भावना को जोड़कर देख सकते हैं किस प्रकार से राज्य द्वारा सुरक्षा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता रहा है, और इस आत्म सहायता की प्रक्रिया के दौरान ही राज्य अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं ताकि वे अपनी सुरक्षा कर सके। अब आत्म सुरक्षा का मतलब क्या है? आत्म सहायता का मतलब क्या है? कि भाई जब हमारे को लगता है कि हमारे सामने वाला देश हमसे ज्यादा ताकतवर है, ठीक है, और हम लोग थोड़े से कमजोर हैं, तो हम क्या करेंगे? हम भाई आत्म सहायता करेंगे। हम लोग सोचेंगे कि हम जो है इसके अंदर कहीं ना कहीं जो है अपने आप को और भी ज्यादा शक्ति को अपनी बराबर कर लें कि सामने वाले से हम लोग मजबूत स्थिति में खड़े रहें। आत्म सहायता के सिद्धांत में शक्ति संतुलन के विचार को भी आवश्यक माना जाता है। तो शक्ति संतुलन का मतलब क्या होता है? जब आप सामने वाली शक्ति, जैसे मैंने कहा भाई किसी की लड़ाई हो गई, दो बंदे हैं पर इनके पास 4 है, तो आपने क्या करा? आप भी जो है क्या कहते हैं, आप भी 4 शक्ति तैयार कर लोगे जिससे कि 4 और 4 बराबर हो गई। तो सामने वाला क्या रहेगा? आपने सामने वाले से बराबर में शक्ति संतुलन कर लिया। कल को कोई बात होती है तो आपके पास भी उतना ही है जितना कि सामने वाले के पास है। राज्यों के पास अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए सदैव आवश्यकता क्षमता नहीं होती है, इसलिए वे स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए सामूहिक शक्ति को बढ़ाने के लिए आपस में गठबंधन करते हैं। अब जैसे गठबंधन की बात करें शक्ति संतुलन में, जैसे अमेरिका ने किया, अमेरिका ने एक बनाया नाटो, है ना, एक सैन्य संगठन बनाया, एक सीटो बनाया, एक सेंटो बनाया। ऐसी जो सोवियत संघ था उसने अपने आप को मजबूत करने के लिए क्या बनाया? वार्सा पैक्ट बनाया, है ना। तो ये सब चीजें क्या थी? ये वो संगठन थे जो कि आत्म सहायता की बात करते हैं। पर आत्म सहायता का मतलब जब उन्हें लगता है कि हमारे को अपने आप में भी मजबूती प्रदान करनी होगी तो वो आत्म सहायता के नाम से जो है अपना वो संगठन बना लेते हैं। अब इतना पढ़ने के बाद आपका एक यहाँ पर नया टॉपिक आएगा, शास्त्रीय यथार्थवाद क्या है? शास्त्रीय यथार्थवाद, इसके बाद में एक और 2 टॉपिक आपके और होंगे, उसके बाद में आपका यूनिट नंबर 1 में से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो 5वीं शताब्दी में क्या हुआ? जो थ्यूसिडाइड्स थे उन्होंने अपनी कृति पेलोपोनेशियन वॉर में, उन्होंने जो पेलोपोनेशियन वॉर था उसके अंदर शास्त्रीय यथार्थवाद के निर्देशों का निर्धारण किया था। उन्होंने अपनी कृति में मानव प्रकृति पर विचार किया, जिसके संबंध में उनका मानना था कि यदि हम मानव प्रकृति को समझ लेते हैं तो हम युद्ध और संघर्ष के कारणों को जान सकेंगे। सबसे पहले मानव प्रकृति को समझो। भाई अगर आप सामने वाले की स्थिति को समझ पा रहे हैं, सामने वाले की जो एक्टिविटीज है उसको समझ पा रहे हो, तो आप युद्ध की स्थिति को भी समझ लोगे, उसके कारण को भी समझ लोगे कि युद्ध क्यों होगा, कैसे होगा।
मार्ग की महत्वाकांक्षा, वह और आत्महित जैसी भावना ही युद्ध के लिए आत्मिक कारक है। मानव के अंदर एक महत्वाकांक्षा होती है, इच्छा होती है कि भाई ये भी हमें मिल जाए, वो भी हमें मिल जाए, तो अपना बनाने के लिए हम लोग अटैक कर देते हैं। दूसरा एक भय, यानी कि एक अंदर से एक डर होता है, इनसिक्योरिटी होती है कि सामने वाला कर देगा। आत्महित, अपने आप में जो बेनिफिट देखने हैं वो। तो ये सारे के सारे जो है आत्मिक कारण बताए गए हैं जो कि युद्ध के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब थॉमस हॉब्स के लेखों के अंदर जो है मानव के शक्ति के विकास, शक्ति के प्रति ललाहित रहने वाले प्रकृति को देखा जा सकता है। हॉब्स प्राकृतिक अवस्था का उल्लेख करते हैं, यह राज्य के निर्माण से पहले की अवस्था है। इस संबंध में हॉब्स कहते हैं कि इस अवस्था के दौरान मानव एक अराजक अवस्था में रहता है और उस अवस्था में कोई एक सत्तारूढ़ प्राधिकारी नहीं होता। ऐसी अवस्था में लोग एक दूसरे के साथ युद्ध करते रहते हैं, क्योंकि मानवों का स्वभाव ही स्वार्थी होता है और इसी कारण से मानव सदैव शक्ति की खोज में लगे रहते हैं। आपने देखा होगा, अगर आज आपको कोई दो चीज मिल गई ना और पड़ोसी के पास वो चीज तीन है, तो आप भी सोचोगे कि भाई अब आपके पास में भी तीन होनी चाहिए, चार होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये मानव का स्वभाव है और वो स्वार्थी होता है स्टार्टिंग से। तो इसी कारण क्या होता है, मानव सदैव जो है शक्ति की खोज में लगा रहता है। नेक्स्ट आता है आपका संरचनात्मकवाद। संरचनात्मक यथार्थवाद के अंदर क्या है, जहां शास्त्रीय यथार्थवाद का बुनियादी विचार क्या है, मानव प्रगति पर आधारित है, तो वहीं संरचनात्मक यथार्थवादी जो है वो किस पर आधारित है, शास्त्रीय यथार्थवाद के विपरीत अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अराजक संरचना को अपने सिद्धांत का आधार बनाते हैं। अब अराजकता का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा भाई हम इन शॉर्ट बता देते हैं कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, उसे अराजकता कहते हैं। ठीक है, जिस देश में रह रहे हो आप उसी की बुराई कर रहे हो, तो ये अराजकता है। ठीक है, आगे अगर हम देखें इसमें, तो यहाँ बताया गया है कि वर्ड्स अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के संरचना को प्रभावित करने के लिए व्यवस्थापक सिद्धांत, कार्यात्मक विभेदीकरण और क्षमताओं के वितरण जैसे तीन तत्वों का उल्लेख करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है OFD ये तीन तत्व बताए गए। वो तीन तत्व कौन कौन से हैं, ऑर्डरिंग प्रिंसिपल और फंक्शनल डिफरेंशिएशन और उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेसिटी। तो ये तीन चीजों की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो इस वाली वीडियो के अंदर हमारा जो है इतना ही है। उसके बाद में हम जो है यहाँ पर, सॉरी ये एक टॉपिक और रह गया आपका, नवशास्त्रीय यथार्थवादी। तो गिडेन रोज द्वारा नवशास्त्रीय यथार्थवाद का शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया था। तो नवशास्त्रीय यथार्थवादी जो शब्द किसने यूज किया था, वो गिडेन रोज ने किया था। अब इन्होंने क्या बताया, ये बोलते हैं कि कुछ नए विचार जोड़ने का प्रयास करते हैं। नवशास्त्रीय यथार्थवादी विद्वानों ने संरचनात्मकता और इकाई के बीच के अंतर को भरने के लिए इसमें घरेलू स्तर पर होने वाले जो परिवर्तन है और उससे संबंधित कारकों को इसमें जोड़ने का प्रयास किया है। इस संबंध में स्टीफन वॉल्ट कहते हैं कि नवशास्त्रीय यथार्थवादियों ने घरेलू राजनीति को शक्ति के वितरण और विदेशी नीति के बीच के एक व्यवधान के रूप में स्थापित किया। इसमें नेता और शक्ति के वितरण की समझ सबसे महत्वपूर्ण चारों में से एक मानी गई है। अब नव यथार्थवादियों के बहुत से सिद्धांतों को नवशास्त्रीय यथार्थवादियों द्वारा चुनौती दिया जाता है। वॉल्ट बोलते हैं कि संरचनावाद के शक्ति के विरुद्ध संतुलन के दावे का खंडन करते हुए कहते हैं कि राज्य खतरे के विरुद्ध संतुलन बनाए रखते हैं, ना कि शक्ति के विरुद्ध। राज्य जो है वो क्या करते हैं, वो राज्य खतरे के विरुद्ध संतुलन बनाते हैं कि भाई खतरा जो हो रहा है उसके विरुद्ध, इसलिए नहीं कि शक्ति के विरुद्ध, कि भाई सामने वाले की शक्ति, उनको डर लगता है कि सामने वाला अटैक कर देगा, तो इसलिए हमारे पास पहले से कुछ होना चाहिए ऑलरेडी, इसलिए हम क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं, खतरे के विरुद्ध जो है संतुलन बनाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो के अंदर जो है यूनिट नंबर 1 के अंदर जो भी हमारा आदर्शवाद और यथार्थवाद था हमने वो कंप्लीट किया है। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए तो हमारे को कमेंट सेक्शन के अंदर लिख कर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।